गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने क्षितिज में जो भी बचा हुआ था, एक गद्य और एक पद्य, वो कर लिया है। तो आज हम लोग कृतिका में एक ही पाठ अब बचा हुआ है, माटी वाली। तो इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। इसके बाद फिर तीनों का मिला के हम लोग एक बार देख लेंगे कि उसमें क्या क्या बाकी रह गया, शब्दार्थ वगैरह। ये विद्यासागर नौटियाल के द्वारा लिखी हुई रचना है। एक बार मैं देखता हूँ कुछ इनके बारे में और। हाँ, विद्यासागर नौटियाल का जन्म 1933 को टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल के माली देवल नामक गांव में हुआ। ये टिहरी के थे, टिहरी गढ़वाल जो उत्तराखंड में है अब। उन्होंने वाराणसी से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: टिहरी की कहानियाँ, सुच्ची डोर ये कहानी संग्रह है, उलझे रिश्ते, बीम अकेली, सूरज सबका है, उत्तर बायां है, झुंड से बिछड़ा ये उपन्यास है, मोहन गाता जाएगा आत्मकथ्य आदि। विद्यासागर नौटियाल ने पहाड़ी जीवन, विशेष रूप से टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के जीवन का यथार्थ वर्णन किया है। उनकी भाषा सहज तथा लोक जीवन की महक लिए हुए है। उनकी कथा की भाषा मिट्टी की सुगंध से रची बसी नज़र आती है। अब ये जो पाठ है, इसमें विस्थापन की समस्या पर आधारित कहानी माटी वाली के में लेखक ने गरीबों और श्रमिक वर्गों की आंतरिक पीड़ा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों ने भी इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। गरीब एवं श्रमिक वर्ग इस समस्या से कैसे जूझ रहा है, लेखक ने इसका बहुत ही संवेदनशील एवं मार्मिक चित्रण किया है। इस समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसमें विस्थापन की बात है, साथ ही एक जो महिला है, बूढ़ी महिला है और उसका पति है, उसका जीवन कैसे बीत रहा है, इसको भी बड़ा ही मार्मिक ढंग से इसमें बताया गया है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मेरे पसंदीदा पाठों में से एक है यह, तो आपको भी पढ़कर अच्छा लगेगा। आप जान पाएंगे कि कैसे कैसे जीवन जिया जाता है। माटी वाली इसका शीर्षक है। माटी वाली का मतलब हुआ कि एक ऐसी महिला है जो मिट्टी लेकर घर घर में पहुंचाती है। आप देखते होंगे कि छठ वगैरह के समय में या अभी कोई भी जो त्यौहार ऐसा आता है जिसमें अलग प्रसाद वगैरह बनाना होता है अलग चूल्हे पर, तो उसमें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है और उसका एक नया चूल्हा बनाकर उस पर काम होता है, तो कोई ना कोई आपको वो बना के देता है। तो ये अभी की बात है। पहले के समय में क्या होता था, जब लकड़ी के ही चूल्हे होते थे, जब गैस वगैरह का नहीं था, या तो कोयला या फिर लकड़ी, तो उसमें मिट्टी के चूल्हे होते थे। कोयले का चूल्हा भी, उसमें भी मिट्टी की ज़रूरत होती थी, उसको रोज़ नीपना पड़ता था, उसकी मरम्मत करनी होती थी, तो उसमें थोड़ा मिट्टी चाहिए होता था। और वो मिट्टी खास तरह का ही चाहिए, जो पोखर वगैरह में जो मिट्टी पाई जाती है वो। तो अलग अलग जगहों पर उसका अलग अलग क्षेत्र होता है जहाँ से मिट्टी आप ले सकते हैं। तो अपने यहाँ तो खेतों में, पोखर में मिल जाता है। झारखंड में मैं था तो वहाँ खास जगहों से ढो के लाती थी महिलाएं मिट्टी। जैसा इसमें वर्णन है वैसे ही कंटर में मैंने देखा है लाते हुए टिन में मिट्टी, और बेचते हुए देखा है लोगों को। वहाँ धनबाद में एक जगह था कुड़को, वहाँ की मिट्टी उजली थी, तो उसका उपयोग होता था, जैसे चूना का उपयोग करते हैं पोचाड़ा करने के लिए, पुताई करने के लिए, उसी तरह से वहाँ वो कुड़को मिट्टी लेके आते थे लोग और उसको बेचते थे लोग। घर वगैरह जो मिट्टी के घर होते थे उनकी रंगाई उससे करते थे, तो वो लगता था जैसे चूना किया हुआ है। तो ये इसी का एक और थोड़ा उससे और गहराई से वर्णन यहाँ किया गया है। तो माटी वाली का मतलब वही हुआ, माटी घर घर पहुँचाने वाली महिला। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो या जहां उसे न जानते हो।
अब ये कह रहे हैं कि एक जो शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले, सेमल का तप्पड़ नाम था उस मोहल्ले का, उसकी ओर बने आखिरी खोली, जो आखिरी घर था, आखिरी खोली का मतलब कहिए छोटा घर, तो वहाँ पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर रखा हुआ जो कंटर था, सरसों के तेल का टिन वगैरह देखते हैं वही कंटर हुआ, तो उस कंटर में मिट्टी भरा हुआ था और उसको वो उतार कर रखती है नीचे, जो कि मिट्टी से भरा एक कंटर था, माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसको वो नहीं जानती हो और उसे लोग न जानते हो, क्योंकि वो हर घर में मिट्टी पहुंचाया करती थी ज़रूरत के हिसाब से। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तक उसको जानते थे। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। वह एक अकेली महिला है जो उस पूरे क्षेत्र में लाल मिट्टी पहुंचाती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगी नहीं है कि जो मैं भी मिट्टी बेच रही हूँ, तुम भी बेच रही हो, इस तरह का कुछ नहीं। वो अकेले ही ये काम करती है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। चूल्हों का जलना कैसे मुश्किल हो जाएगा कि चूल्हों में जब खाना बन जाता है तो उस पर उसी मिट्टी से लिपाई की जाती है, या कुछ टूट फूट रहा तो उसकी मरम्मत की जाती है। तो बिना उस मिट्टी के ये मुश्किल है। तो हो सकता है कि कई घरों में चूल्हे भी न जल पाए। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या हो जाएगी, जो बात मैंने अभी आपको कही। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहना चाहिए, जिससे उस चूल्हे चौके को लीपा जाए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल माटी की ज़रूरत पड़ती है। जो मिट्टी के घर होते थे, पहले ज़्यादातर मिट्टी के ही घर होते थे, तो उसमें भी दीवार वगैरह में जो झड़ गया, टूट गया, तो उसमें उस मिट्टी की मदद से गोबर वगैरह डाल के लोग लिपाई करते थे, जिससे वो दीवारें चिकनी दिखती थी। झारखंड में अभी भी आदिवासियों के घर होते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं वो मिट्टी का ही बनाते हैं घर, दीवारें भी मिट्टी की होती है। तो उसमें एक वही गोबर वगैरह डाल के पुआल जला के उसमें मिला देते, तो वो काला सा चमक एक उस पर आ जाता था। तो उसमें कई तरह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो चूल्हे चौके की लिपाई तो होती ही थी, साथ में साल 2 साल में एक बार घर के मरम्मत में भी उस मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। माटा खान जिसको हम लोग मटखोनवा कहते हैं यहाँ, कि जहाँ से मिट्टी खोद के निकाला जाए, वैसी मिट्टी जहाँ उपलब्ध हो और वहाँ से निकाला जा सके। तो शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, वैसी जगह नहीं है। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। ये शहर जो है वो भागीरथी और भीलांगना नाम की 2 नदियों के बीच बसी हुई है, तो नदियों के कारण यहाँ की मिट्टी रेतीली है, बलुआही है, तो उससे लिपाई नहीं हो सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। जो भी नए लोग आते हैं वो भी उसको एक बार देख लेते हैं तो फिर उसके ग्राहक बन जाते हैं कि भाई मेरे यहाँ भी दे दिया करना। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली, ये उसका परिचय था कि उसकी कितनी ज़रूरत थी उस शहर को, और बदले में शहर उसको क्या देता था, इसकी भी चर्चा आगे होगी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। अब ये उसके कंटर का वर्णन कर रहे हैं कि पूरा शहर उस माटी वाली को तो पहचानता ही है, साथ में उसके कंटर को भी पहचानता है। कंटर आप देखते होंगे आपके आसपास भी
वो ऊपर वाला परत उसका काट दिया जाता है और उससे कई तरह के काम लिए जाते हैं, बालू वगैरह जो दुकानों में लोग नापते हैं या कुछ धोने के लिए, तो खूब कंटर का यूज होता है। तो उसने भी वैसे ही उसका ढक्कन काट के हटा दिया था ताकि उसमें माटी भरने और निकालने में आसानी रहे। तो उसमें किसी ढक्कन की ज़रूरत नहीं होती थी, उसको छुलबुल भरा, मतलब ऊपर तक से दिखाई देने तक वो भरा रहता था। और उसको सर पर एक कपड़े का बिरुआ हम लोग बोलते हैं यहाँ गांव में, उसको गोल सा एक सर्कल जैसा बना के सर पर रख लेते हैं और उसके ऊपर कंटर रखते हैं ताकि सर में चोट ना लगे। तो वो रद्दी कपड़ों का बना के रखे रहती थी और उसके ऊपर कंटर रखा रहता था। अब जैसे ही उसने ज़मीन पर रखा उस घर के सामने जहाँ की बात शुरू में हुई, तो जैसे ही उसने नीचे रखा कि एक 9-10 साल की लड़की कामिनी जिसका नाम था, वो दौड़ती हुई पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। अब मिट्टी की ज़रूरत कई घरों में होगी, तो उसने जल्दी से आके कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि मेरे यहाँ भी जरा आ जाना। अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। उस घर की मालकिन ने कहा कि एक कोने में डाल दो। तू बहुत भाग्यवान है, आगे मालकिन कह रही है, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भाग्यवान आए खाते वक्त, कहने का मतलब वो उसको कह रही है कि तू बड़ी भाग्यवान है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि चाय के समय पर ही हमारे घर आई हो, और जो खाते समय आए वो भाग्यवान होते हैं, यानी उसको भी कुछ ना कुछ दिया जाएगा। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। उसने रसोई में जाकर के 2 रोटी लाके उसको दिया और फिर रसोई में चली गई। अब आगे कहते हैं कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसकी जीवनचर्या ऐसी थी, उसकी दिनचर्या ऐसी थी, उसकी स्थिति ऐसी थी कि अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का उसके पास समय ही नहीं था। ठीक है। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला, उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा खुल जाने के बाद वह पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। अब उसने क्या किया, अब देखिए स्थिति उसकी कैसी थी। उसको अपने भाग्य पर सोचने का समय कहाँ था, वो तो प्रतिदिन जीवन यापन के लिए ही परेशान थी, उसी में लगी रहती थी कि किस तरह से आज का काम चल जाए, तो भाग्य का सोचने का समय कहाँ था। तो जैसे ही मालकिन 2 रोटी देके अपने रसोई में वापस गई कि उसने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसने फटाक से अपना जो वो गोल वाला गट्ठर बनाया हुआ था उसने कपड़े का, उसको खोला पहले, फिर उसको सीधा किया और फिर इकहरा कर दिया, मतलब पूरा खोल दिया। तो अब पता चला कि एक फटा हुआ चादर था जिसको वो गोल करके रखती थी। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। अब उसने जल्दी से एक रोटी को मोड़ा और उसी कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। क्यों ऐसा किया? साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। अब मुंह झूठ मूठ का ऐसे ऐसे चलाने लगी कि मालकिन आए तो उसको लगे कि एक रोटी उसने खा लिया है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया। अब वो चाय लेकर आई कि चाय और रोटी ये खाएगी, तब तक वो झूठ मूठ का मुंह चला रही थी, एक रोटी तो उसने बचा लिया था। ले सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। तो दिया कि लो अब कुछ सब्जी वगैरह तो है नहीं, तो इसी के साथ रोटी खा लो। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुरखने लगी। चाय का जो गिलास उसको दिया गया तो उसको कपड़े से ऐसे करके पकड़ा उसने, चूँकि गिलास गर्म था, और उसमें खूब करके फूंक मारी पहले, चूँकि चाय गर्म था, और फिर रोटी मुंह में रखा उसके टुकड़े, और ऊपर से चाय पी कर वो उसको खाने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। फिर वो बोल रहे कि चाय तो बहुत अच्छी सब्जी का काम करता है, मतलब साथ में खाने का काम। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। अब वो मालकिन कहती है
कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है। साग का यहाँ मतलब है सब्जी। भूख तो अपने आप में एक सब्जी होती है, साग होती है बुढ़िया। बता, भूख मीठी की भोजन मीठा। कितनी बड़ी बात कही कि अगर आप भूखे हैं तो आपको कुछ भी खाने का मिले तो वो आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। तो वो अपने आप में, भूख जो है अपने आप में सब्जी का काम करता है। आप सूखा सीधा सादा चावल भी खा सकते हैं अगर आप भूखे हैं तो। और अगर आपका पेट भरा हुआ है तब फिर आपको दाल चाहिए, अचार चाहिए, सब्जी चाहिए, भुजिया चाहिए, पापड़ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, घी भी चाहिए। लेकिन अगर भूखा है कोई व्यक्ति जिसको खाना मिलता नहीं है, उसको तो सिर्फ चावल मिलेगा तो वो खा लेगा, उसको बड़ा ही स्वादिष्ट लगेगा। वो माड़ भात सबसे स्वादिष्ट लगेगा। तो वही बात यहाँ वो मालकिन कह रही है कि भूख तो अपने आप में एक सब्जी होती है। और फिर वो कह रही है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। मीठी तो भूख होती है, वही स्वाद को बढ़ाती है। ज़रूरत शरीर की वो सबसे बड़े मसाले, सबसे बड़े सब्जी का काम करता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। अब वो बुढ़िया कह रही है, माटी वाली जो है वो कह रही है कि पीतल का गिलास आपके यहाँ अभी भी है, अब तो पूरे बाजार में कोई नहीं रखता। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2-2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। कहने का अर्थ था कि वो अब आगे बातचीत कर रही हैं वो लोग, तो उसमें बात हो रही, पीतल के बर्तन पहले इस्तेमाल किए जाते थे घरों में, उसको बड़ा पवित्र माना जाता था। अभी भी जो पर्व वगैरह होता है उसमें पीतल के बर्तन बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो कह रही हैं कि अब तो बाज़ार में किसी ने रखा नहीं, सबने बेच दिया, वो अच्छे दाम में बिक जाता है तो सबने बेच दिया, स्टील वगैरह खरीद लिया होगा। तो उस पर वो जो मालकिन है वो कह रही है कि हमारे पास भी कई बार इसके ग्राहक आए पीतल के बर्तनों के, लेकिन हमने नहीं बेचा। हमारे पुरखों ने इसको खरीदा है, पता नहीं कितना कष्ट उन्होंने काटा होगा। कई बार उनको मन किया होगा कि कोई चटपटी चीज़ खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपना मन मार लिया होगा और तब ये पैसे जमा करके ये बर्तन खरीदे होंगे। और उसको हराम के भाव सस्ते दाम में मैं बेच दूँ, ये मेरा दिल गवाही नहीं देता, ये करने की मेरी इच्छा नहीं होती है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। वो कह रहे हैं कि अगर आप खरीदने जाइए तो बड़ा महंगा है पीतल, लेकिन जो हमारे यहाँ से खरीद के ले जाते हैं वो लगता है जैसे मिट्टी के भाव खरीद के ले जाते हैं। तो इसलिए मैं इसको नहीं बेच सकती। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। अब वो माटी वाली करे कि इतनी लंबी बात कौन सोचता है आजकल। अब जिस घर में जाइए या तो वहाँ स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं या कांच के और चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। अब बात विस्थापन की हो रही है कि अपनी चीज़ का जो मोह होता है वो बहुत बुरा होता है। वो कह रही है कि जो अपनी चीज़ होती है, अपने द्वारा अर्जी गई चीज़, आपने कोई चीज़ खरीदी है अपने मेहनत के पैसों से, परिश्रम करके, या कुछ चीज़ आपने प्राप्त किया है वैसा, तो उससे एक मोह हो जाता है, उसको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसी तरह जो जगह होती है जहाँ आप के पुरखे बसे हों और वहाँ आप का जन्म हुआ, आप वहीं बड़े हुए, उस जगह को छोड़ना बड़ा भारी लगता है। तो वही कह रही है कि इस उम्र में हम लोग छोड़ के इसको जाएंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ डैम बनने की बात हो रही थी, टिहरी डैम, तो उसमें लोगों को विस्थापित होना था, वहाँ से हटा के दूसरे जगह बसाए जाने की बात हो रही थी। तो इस पर माटी वाली कहती है, ठाकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं। अब वो कह रहे कि जिनके पास ज़मीन जायदाद है उनको तो बदले में मिलेगा कुछ ना कुछ, मुआवजा मिलेगा, जगह मिलेगा, घर मिलेगा, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमें किस आधार पर सरकार बसाएगी, इस चिंता में वो हैं। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में
चली गई। उसने अपना चाय ख़त्म किया और जो कपड़ा था उसका रद्दी वाला उसको उठाया और दूसरे हाथ में खाली कंटर पकड़ी और खोली के बाहर निकलकर सामने वाले घर में, जहाँ की वो बच्ची आकर उसको बुला गई थी, वहाँ चली गई। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, आज इतना ही रखते हैं, कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैसी कैसी समस्याएं इसमें उठाई गई हैं। आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।